नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th 2025-26 में जो लोग बोर्ड्स लिखने वाले हैं, स्वागत है आप सभी का अभय बैच की पहली एसएसटी की क्लास में। वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। क्या मेरी आवाज आपको बेहतरीन तरह से आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल? जल्दी से एक बार चैट में बताएंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर। डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, और इस चैप्टर को आज अपन करेंगे कंप्लीट। आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर टुडेज चैप्टर? जल्दी से बताओ एक बार चैट में, क्या आप लोग तैयार हैं? हिंदी चैट एक बार तेजी से बता दो, जल्दी से फटाफट। आज 1 घंटे में अपन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 से 1.5 घंटा आपको बैठना है और अच्छे से समझना है सारी चीजें। डन? तो कैसी रही कल की साइंस की पहली क्लास? जल्दी बताओ एक बार चैट में। तो हाउ वाज द क्लास? आज हमारे पास में चैप्टर है डेवलपमेंट। वेलकम 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 टू द क्लास। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, सारे बच्चे आ जाओ, फिर करते हैं अपन शुरू। आज, कल और परसों, जैसे परसों यानी कि मतलब बीता हुआ कल निकल गया और कल जो आने वाला है, मैं तो बीच में हो गया ना। तो कल आपकी मैथ्स की पहली क्लास होगी जो कि यूट्यूब पे होने वाली है, और उसके बाद में थर्सडे से फिर आपकी रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी, जैसा होना है कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर वापस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से। तो वो पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो आपकी कल साइंस की क्लास हो गई, आज एसएसटी की क्लास हो जाएगी। तो 2 क्लासेस के बाद में कल आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएगी पहली। फर्स्ट फ्री क्लास जो है वो यूट्यूब पर होना है, लाइव होना है। चलो, ब्रह्मास्त्र बस मैं यहां से छोड़ रहा हूं, तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा। देखो हुआ क्या, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र में ना बहुत सारे बच्चों ने एड्रेस गलत भरा है। तो हमारे एंड से डिलीवर हुआ, ठीक है, आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा, वहां पे प्रॉपर एड्रेस ना होने के कारण रिटर्न आया है। तो कुछ बच्चों की केस में डबल डिलीवरी हो रही है, तो उसमें डिलेज है। बाकी बहुत सारे बच्चों को पहुंच गया। जितने बच्चों को मिल गया ब्रह्मास्त्र, एक बार चैट में बताओ। ऐप पे नहीं जाना बेटा, ऐप पे नहीं जाना है, नोट्स ऐप पे मिलेंगे। यस, नोट्स ऐप पे मिलेंगे। बाकी अभी क्लास यहां होना है। अब देखो अपन क्या करने वाले, मैं अच्छे से बताता हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि वेलकम टू द कंट्रीज मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच अभय। रिजल्ट प्रोड्यूस करने से आगे जो मेरे लिए इस बैच में महत्वपूर्ण चीज है, उसका नाम जो है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, अभय। आपके अलग अलग प्रकार के डर होंगे। सिलेबस नहीं हुआ है, अभय है। फाइनल टचअप देना है, अभय है। किसी भी प्रकार का भय है तो उस भय से मुक्त करवाने के लिए अभय है, ठीक है। तो आपके साथ में हमेशा अभय रहने वाला है, निश्चिंत रहना। हाँ, इसमें से आवाज आ रही दोस्त, अरे यार फ्लो तोड़वा दिया। निश्चिंत रहना, क्यों? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जैसे आज आपका पहला एसएसटी का क्लास है, तो आगे आने वाले 45 दिन में हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे कंप्लीट करेंगे कि जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा मैं। आपको क्या करना है ना, उन क्वेश्चंस को घोट लेना है और पी जाना है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस है जिनकी मोस्ट हाई, मतलब वो क्वेश्चंस है जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाने की। वो क्वेश्चन है जो श्योर शॉट है कि आना ही है एग्जाम में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको वो क्वेश्चंस को क्या करना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना, रट लेना, जो कहो वो कर लेना है। क्लियर हुआ? अब बहुत सारे बच्चे क्या है, इस फोमो में बैच में आ गए। किस फोमो में बैच में आ गए कि यार मेरे दोस्तों ने सबने बैच में एनरोल करा है, मैं ना रह जाऊं कहीं। ठीक है, अगर आप इस फोमो में आए ना बैच में, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर आप इस उम्मीद में बैच में आए कि क्या कि दिगराज सर पढ़ा देंगे तो सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, तो भी आपने बहुत बड़ी गलती करी है। आपको एक चीज करना होगी, क्या कि आप अपना 90% भी दोगे ना अगर बस, तो मैं अपना 200% दूंगा। शर्त यह है कि हम दोनों भाई को, ठीक है, दोनों भाई बहन को मिलकर क्या करना होगा, मिलकर एक साथ मेहनत करना होगी। फाइन, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कैसे होगा इतने कम समय में, मान लो 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने बचे एग्जाम में, कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, क्या कि आपको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। क्योंकि हार्ड वर्क किसी काम का नहीं आएगा, स्मार्ट वर्क किसी काम का नहीं आएगा अगर आप निरंतरता के साथ नहीं पढ़ोगे। तो आपको आगे आने वाले जो महीने बचे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आधा, क्योंकि फिर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी आधा जो है,
सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे, आपके मामा की शादी भी होगी, आपकी विंटर वेकेशन में मम्मी या मामा के गांव जा रही होगी, जो भी हो रहा होगा, आपको सिर्फ एक संकल्प लेना है कि आपको ये 2.5 महीने पढ़ना है। अगर पूरे अभी अप्रैल से अभी तक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन अब क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट हो रही ना जीरो से, तो यहां से उस फ्रेश स्टार्ट के साथ आगे बढ़ जाना। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट चैप्टर पे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है? मम्मी जबरदस्ती ले जाती है, सर मामा क्या, मैं तो नहीं जाना चाहता। हाँ, तो मोबाइल तो लेके जाओगे ना, मामा क्या भी जाओगे तो क्लासेस होगी, वो क्लासेस करते रहना है बस आपको। दिसंबर में पोल आएगा बेटा, पोल आएगा। एक और बेहतरीन चीज आज आपको करना है, ठीक है? आपको पिन कमेंट में YouTube प्रोफाइल फोटो दिख रही होगी, ठीक है? डाउनलोड मतलब क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो YouTube प्रोफाइल फोटो आपको पिन कमेंट में दिख रही है ना, ये पिन कमेंट में क्या है? ये पिन कमेंट में ये हमारी फोटो, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो अपने सबके YouTube चैनल जो है, मतलब YouTube का जो आपके आइकन है ना, उस पर ये लोगो लगा लो। आज से तुम वेरीफाइड नेक्स्ट टॉपर्स, टीका लगा दो तुम्हें, ठीक है? वेरीफाइड नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे हो गए हो, ठीक? वेरीफाइड नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे हो गए हो। साथ मिलके अपन क्या करेंगे? वेरीफाइड नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे हो गए हो, साथ मिलकर अपन क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना सर, जिम भी जाना है। आदमी को टेंशन जिम की है। सुनो मेरी बात, जिम चले जाओगे, बहुत बेहतरीन बॉडी बनाओगे, फिर क्या होगा? लेकिन तुम्हारे अगर पेपर बिगड़ गए तो पापा जब मारेंगे ना, तो वो बॉडी तुम्हें इसलिए बना रहे कि तुम सह पाओ, नहीं तो पता लगे मारना सह पाओ। क्या तुम इस तैयारी के साथ जा रहे हो कि पेपर की तैयारी भी कर लो, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो बॉडी भी बना लेता हूं ताकि मार पड़े तो सह लूं, ठीक है? तो ऐसे दो मतलब बोलते हैं ना, डबल साइडेड प्रिपरेशन मत करो, ये कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो बस, कि जो होगा देख लिया जाएगा, सह लिया जाएगा, ठीक है? अभी पढ़ना है बस आपको ईमानदारी से। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। स्वाहा, इस चैप्टर को आज स्वाहा करेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत क्रिस्प में नोट्स दूंगा मैं आपको नोट्स नहीं बनाना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा, ठीक है? आपको नोट्स नहीं बनाना है, पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। आपको सिर्फ क्रिस्प में चीजें समझते चलना है, ठीक है? जैसे अगर यहां पे ये लिखा है डेवलपमेंट इनकम डेवलपमेंट, जैसे यहां लिखा है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, तो ये एक लाइन के अंदर क्या एसेंस है? क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको चाहिए क्रिस्प और छोटे नोट्स, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको बार बार, ठीक है? तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना। ब्रह्मास्त्र ट्रैकर भी ऑन है, जिससे आप अपने ब्रह्मास्त्र को ट्रैक कर सकते हो कि कहां तक पहुंचा है, ठीक है? क्लियर हुआ? बढ़िया। नोट्स, हाँ नोट्स में तुम्हें ये पीडीएफ दे दूंगा, अगर चाह रहे हो बैठ के तो बना भी लो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर अपने पास रखना। तो एनसीईआरटी से पढ़ते चलना कि हाँ ये टॉपिक पे, इस टॉपिक में ये बताया गया है, ठीक है? ठीक है? कीचेन, अब तुम्हारा कीचेन नहीं आया तो मुझे तो नहीं पता, मेरा तो कीचेन आ गया है। अरे चलो दोस्तों शुरू करें, उसके पहले मैं बता देता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभय इज नॉट फॉर द वन हु इज थिंकिंग कि ये बैच लेने से सब काम हो जाएगा। अभय उसके लिए जो निरंतरता के साथ पढ़ सकता है। तो स्टिल अगर अभी भी आप एनरोल करना चाहते हो तो अभय जो है नेक्स्ट 500 इस कोड का इस्तेमाल करके आप एनरोल कर सकते हो। यू विल गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट नेक्स्ट 500, इस कोड का इस्तेमाल करके तुम अभी भी अभय ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? अब अपन शुरू कर रहे हैं यहां से डेवलपमेंट चैप्टर से। डेवलपमेंट चैप्टर जो है विकास, तो सबसे पहले चैप्टर शुरू ऐसे ही होता है कि डेवलपमेंट की अगर बात करें ना, तो मैं आपको देखो बीच बीच में बताते चलूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, ऐसे पूछते हैं कि एक लैंडलेस फार्मर के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो उसके लिए विकास का मतलब ये होगा कि उसको काम मिल जाए। एक रिच फार्मर जो, उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि उसकी फसल जो है सही दाम पर, सही कीमत पर बिक जाए, है ना? तो सबके लिए डेवलपमेंट के मायने जो है ना, सबके लिए डेवलपमेंट के पैरामीटर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। व्हाट डज डेवलपमेंट मीन? डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डिफरेंट पीपल जो है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है? अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट के लिए मतलब अलग अलग होता है। समझ में आया? क्लियर है? अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। फाइन।
व्हाट डज डेवलपमेंट मीन? डिफरेंट डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक, अभी उसको मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होता है ना, डेवलपमेंट जो है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। तो जैसे आप देखेंगे शाहरुख खान स्वदेश मूवी में क्या था, उसके लिए विकास की परिभाषा ये थी कि वो विदेश छोड़ के, अमेरिका छोड़ के अपने गांव आए और गांव में विकास करें। लेकिन वहीं आप देखोगे तो वही शाहरुख खान का एक दूसरा वर्जन क्या था कि वो डंकी मूवी में उसको इंडिया में डेवलपमेंट समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि वो विदेश चले जाए, दूसरे देश, शायद मैंने मूवी नहीं देखी, वो कहां जाता है, यूनाइटेड किंगडम जाता है शायद, है ना। तो वो वहां चले जाए और वहां उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जैसे अगर आप देख रहे हो कि एक ही स्थिति, यहां तो एक ही व्यक्ति हो गया ना, लेकिन एक ही स्थिति में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल का नोशन लेके चलते हैं। नोशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। जो किसी एक व्यक्ति के लिए विकास है वो शायद दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं है। एक को बाहर विदेश से आके अपने देश आना था और एक को अपने देश से निकल के बाहर विदेश जाना था। इसके लिए भी ये विकास था और इसके लिए भी ये विकास था। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब इनफैक्ट यहां पे क्या लिखा है कि ये डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल इवन कंट्राडिक्टरी भी हो सकता है। मतलब एक के लिए देश में वापस आना डेवलपमेंटल गोल था, तो एक के लिए देश से जाना डेवलपमेंटल गोल था। इसका एक एग्जांपल यहां पे भी आता है, डैम कंस्ट्रक्शन। आप ये मत लिख के जाना एग्जाम में, हाँ सर स्वदेश मूवी और डंकी मूवी देख लो तो उसमें डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल समझ में आ जाएगा, नहीं। उसका एग्जांपल आप लिखेंगे डैम कंस्ट्रक्शन का। क्या कि डैम कंस्ट्रक्शन की जब बात होती है, ये एग्जांपल आपको लिखना है कि डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ठीक है, जैसे जो आदिवासी भाई हमारे कहां रह रहे हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए क्या है कि उनका जंगल बचा रहे, वही उनका विकास है। लेकिन जो शहरों में रह रहे हैं उनका क्या मानना है कि उस नदी के ऊपर डैम बना दो, यहां के लोग भले ही डूब जाए, लेकिन जब डैम बनेगा तो पानी मिलेगा, इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो शहर के लोगों के लिए डैम बनना डेवलपमेंटल गोल है, लेकिन वही आदिवासी भाई बहन जो हमारे रह रहे हैं उनके लिए डैम बनना एक तरह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। इवन कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या हो गया यहां पे? इवन कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये हो गया, ठीक है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन। जैसे आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि डैम ना बने, और शहर के लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि डैम बने। तो शहर के लोगों के लिए अगर डेवलपमेंट है कि डैम बनाया जाए तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन। ठीक है, तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। समझ गए? जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना होगी कि इसीलिए डेवलपमेंट एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। जैसे किसी के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, किसी के लिए डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल फार्मर जो है, रिच एग्रीकल्चरल फार्मर, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि मुझे सस्ते में लेबर मिल जाए। लेकिन जो लेबर है उसका डेवलपमेंटल गोल ही होगा कि उसे अच्छा पैसा मिल जाए। तो सबके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। पहली चीज, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। इवन कंट्राडिक्टरी का मतलब क्या है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। ठीक है, एक के लिए विनाश तो दूसरे के लिए विकास, एक के लिए विकास तो दूसरे के लिए विनाश। विकास और विनाश दोनों भाई भाई। ठीक है, दो भाई दोनों दो भाई। समझ में आया? कितने बच्चों को समझ आया? क्लियर हुआ? ये जितनी भी समस्या है ना, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। कि मुझे आंसर लिखते नहीं आता है, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आता कि शॉर्ट में क्रिस्प में कैसे समझे, मैं सिखाऊंगा। हर चीज करवाऊंगा, बस शर्त ये कि आपको क्या है ना कि संयम रखना होगा, पेशेंस के साथ, बस कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा। ये एकमात्र वो है, एकमात्र रिक्वायरमेंट है कि पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा। दैट्स इट, बस। क्लियर है? आ गया समझ में? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा सर इसमें भाई बहन का एग्जांपल लिख लें कि मैं जैसा बोलता हूं मेरी बहन हमेशा उसका उल्टा बोलती है, उसके लिए डेवलपमेंट अलग, मेरे लिए डेवलपमेंट अलग। लिख तो सकते हो, लेकिन बेटा पीटीएम में अगर तुम्हारे पापा मम्मी के साथ तुम्हारी बहन चलेगी तो तुम्हारी बहन तुम्हारी चटनी बना देगी मार मार के। उसकी रिस्क तुम खुद लेना। थोड़ा फास्ट, यस यस। देखो, हाँ एक और चीज बता दे रहा हूं, फास्ट और स्लो कुछ नहीं होता है। जब मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहो तो इस टॉपिक के ऊपर चंदन, बिंदी, सितारे, सूरज, चांद, सितारे, फूल और शबनम, ठीक है, जो लगाना है वो लगा लो, टीके, बिंदी, चंदन, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इस पे क्वेश्चन बनता है। अब अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना विकास की, तो हर व्यक्ति विकास के मायने में ये एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर लाता है कि विकास का मतलब ये है कि पैसा, संपन्नता, इनकम तो होना चाहिए डेवलपमेंट में। अलाइन हो? कितने लोगों को ये मानना है कि आप सबके डेवलपमेंटल गोल जो भी होंगे, आप सबके डेवलपमेंटल गोल में एक कॉमन चीज जरूर आएगी, और सबके डेवलपमेंटल गोल में एक डेवलपमेंटल गोल जरूर होगा, कॉमन होगा, कि सबको ऐसा है कि हाँ मुझे बड़ा होने के बाद मेरी इतनी सैलरी हो जाए या फिर मेरी इतनी इनकम हो जाए। ठीक है, सबके डेवलपमेंटल गोल में इनकम तो एक कॉमन पैरामीटर होता ही होता है ना। जल्दी बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सबके डेवलपमेंटल गोल में सर इनकम तो एक कॉमन क्राइटेरिया है ना? इनकम तो एक कॉमन क्राइटेरिया सबके डेवलपमेंटल गोल में है। क्लियर हुआ? इनकम तो सबको लगता है ना कि इनकम तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है। अलाइन? अब इनकम जब एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है तो सिर्फ इनकम भी अपने आप में लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल नहीं है। आई रिपीट, अच्छे से सुनना, इनकम एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल होती है सबकी, कि सबको क्या करना है अपने जीवन में आगे, तो सबको पैसा कमाना है। ठीक है, फैक्ट है। लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना है ये गलत बात है। तो डेवलपमेंटल गोल की जब बात होती है तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम ऑल्सो। मतलब हम जब डेवलपमेंटल गोल की बात करते हैं तो इनकम को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आ जाओ तुम्हें बहुत सारी सैलरी मिलेगी, लेकिन शर्त एक यही है कि वो सैलरी के बदले में तुम्हें 20 साल तक अपने घर नहीं जाने दूंगा, अपने यही रख लूंगा 20 साल तक, तो क्या आप इस डेवलपमेंटल गोल को, मतलब इस क्राइटेरिया को डेवलपमेंटल गोल मानेंगे अपने लिए? नहीं। आप बोलोगे भाई कौन जाए भैया, 20 साल तक मेरे मम्मी पापा से नहीं मिल पाऊंगा, मैं तो नहीं जा रहा, 2 पैसा कम कमा लूंगा लेकिन मम्मी पापा से मिलता रहूंगा, खुश रहूंगा। तो क्या होगा कि इनकम एंड अदर गोल्स की अगर बात करें तो गोल्स जो रहते हैं वो हमेशा इनकम के अलावा भी दूसरी चीजों को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, देयर आर गोल्स विच आर इंपॉर्टेंट देन इनकम। इनकम एंड अदर गोल्स की अगर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे आप बात करें स्पेसिफिकली, तो जब हम जॉब देखते हैं तो हम ये देखते हैं वहां पे रिस्पेक्ट है कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम होम कैसा है, विमेन है तो विमेन ने देखिए कि विमेन सेफ्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। 2 पैसा कम कमाऊंगा लेकिन सुखी रहूंगा। तो डेवलपमेंटल गोल की जब बात आती तो एक लाइन ध्यान रखना, वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब कि डेवलपमेंटल गोल में सिर्फ इनकम नहीं इंपॉर्टेंट होती है, इनकम के अलावा भी दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इक्वालिटी है नहीं है, रिस्पेक्ट है नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, वहां वर्किंग कंडीशंस कैसी है। तो हम एक से ज्यादा पैरामीटर्स को देखते हैं जब हम डेवलपमेंटल गोल की बात करते हैं अपने। ठीक है, तो इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, दो इनकम इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बट इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझना। हमने ये समझ लिया व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ, क्योंकि सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन चीज सबके लिए हो सकती है वो है इनकम। लेकिन वो एक चीज को ही नहीं देखते हैं सब, उसके अलावा भी हम दूसरे गोल्स को कंसीडर करते हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। हम मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं। अब मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं तो अब मिक्स ऑफ गोल्स को देखने के बाद में आगे अपना सवाल बढ़ता है। क्या मिक्स ऑफ गोल्स को देखने के बाद में आगे अपना सवाल बढ़ता है? वो क्या बोलता है? आगे सवाल ये बढ़ता है कि कंट्री किससे बना है? हम सबसे मिलकर कंट्री बना है, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट क्या होगा? अब क्योंकि हमने यह समझ लिया है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। मेरे लिए देश का विकास क्या होगा कि देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाए। लेकिन कोई और डॉक्टर होगा, उनसे पूछेंगे आपके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल है, तो वो बोलेंगे कि नहीं, स्वास्थ्य के मामले में देश बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, वर्ल्ड कप आना चाहिए बहुत सारे, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी सब में। ठीक है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो गया। तो जब हम नेशन की बात करें ना, तो नेशन के डेवलपमेंटल गोल की जब आप बात करते हो तो क्योंकि नेशन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, तो नेशन के लिए कुछ कॉमन डेवलपमेंटल गोल डिफाइन करना या तय करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो थिंकिंग अबाउट अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। मतलब ये साइकिल बन गया। देखो एक ऐसा क्या है डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ठीक है, और व्यक्ति का इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते हैं। अब व्यक्ति से ही देश बनता है, तो देश का डेवलपमेंटल गोल कैसे डिफाइन करोगे आप? आपको यह समझना होगा कि वो चीजें जो फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल है, जो सबके लिए फेयर हो सकता है, जो सबके लिए जस्टिफाइड हो सकता है, जो सबके लिए सही हो सकता है, उसी को आप नेशन के डेवलपमेंट की बात करोगे। जैसे क्या होता है कि सरकार ने एक साल स्वास्थ्य पे फोकस किया, सरकार ने फिर आगे आने वाले अगले साल में हो सकता है कि डिफेंस पे फोकस किया हो,
क्यों? क्योंकि सरकार को जो सबके लिए उस समय पे फेयर और जस्ट पाथ रखेगा, सरकार उसी को डेवलपमेंटल गोल बनाएगी। तो नेशन का डेवलपमेंटल गोल इज समथिंग विच कैन बी ब्रॉडली एक्सेप्टेड बाय ऑल, दैट बिकम्स नेशनल डेवलपमेंट, दैट बिकम्स द नेशंस डेवलपमेंटल गोल। समझ में आया? तो यहां पे आपको डेवलपमेंट की ये क्राइटेरिया ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता यही है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स ऑफ गोल्स, तो इस पे एग्जांपल के साथ आपको समझाना रहेगा, ठीक है। और ये एग्जांपल जो है आपको मेरे हिसाब से समझाने के लिए पर्याप्त था। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई तो इस सवाल का जवाब दो। जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे ही मैं क्लास में आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते रहूंगा और इसी तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गोल्स रिलेटेड टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। एक बच्चा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या क्या होंगे? जल्दी बताओ, सेलेक्ट करो जरा फटाफट तेजी से। क्या हो गया बाबू? पॉइंट टू पॉइंट मत पढ़ाओ, जरा कहानी भी पढ़ा दो। बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर। कहानी सुनाऊंगा ना अभी, छोटू भैया वाली। छोटू भैया वाली कहानी कितने बच्चों ने सुनी है पहले? चलो, तो यहां देखो क्या है, गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च, ये डेवलपमेंटल गोल का पार्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा ये सोचेगा ना कि अब आगे जाके भविष्य में और आगे पढ़ पाए वो, ये भी एक डेवलपमेंटल गोल का पार्ट होता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ये भी एक डेवलपमेंटल गोल का पार्ट होता है कि हाँ, जो क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से उन्हें आजादी मिल जाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक डेवलपमेंटल गोल का पार्ट होता है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? एक गलत है, ब्रिटिशर्स चले गए मेरे लाल। शांत हो जा, शांत हो जा। ब्रिटिशर्स चले गए, अब जंग नहीं लड़ना है तुम्हें, चले गए ब्रिटिशर। हाँ, खून खोल गया होगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर, ठीक है, मेरा रंग दे बसंती चोला। आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ये सारे डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। आजादी मिल चुकी है मेरे दोस्त 1947 में, तो ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए कोई डेवलपमेंटल गोल नहीं होगा। तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 4, 1 2 4, सी होगा इसका राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने सी लगाया है दोस्त? हाँ? मात्र 54% बच्चे। क्या यार, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? तो थोड़ा ऐसा ध्यान रखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। अब अपन ने वापस कनेक्ट करते हैं पिछले स्लाइड पे अपन ने जो टॉपिक पढ़ा, डेवलपमेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। अब मिक्स ऑफ गोल देखने के बाद में आपको क्या समझ में आया? मिक्स ऑफ गोल देखने के बाद में आपको यह समझ में आया कि नेशन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना, तो नेशन डेवलपमेंट में आपको कॉमन चीजें देखना पड़ेगी। तो जैसे आप मान लो कि लोगों से मिलकर देश बना, एक देश बन गया, एक और देश है हमारे बाजू में पड़ोसी, जानते हो, ठीक है, एक देश वो भी बन गया, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है ना। तो अलग अलग नेशन है। तो जैसे इंडिविजुअल से मिलकर नेशन बने, नेशन एक आइडेंटिटी हो गई, तो वैसे नेशन से मिलकर वर्ल्ड बना है। तो अब आपकी कॉलोनी में इंडिविजुअल्स को कंपेयर करते कि ये अंकल अच्छे, ये अंकल खड़ूस है, ठीक है। तो वैसे ही आप क्या करते हो कि कंट्रीज को भी नेशनल लेवल पे कंपेयर करते हो कि इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया वाओ, पाकिस्तान ठीक। तो आप क्या करते हो? कंट्रीज को भी कंपेयर करते हो, है ना। आप कंट्रीज को भी कंपेयर करते हो कि इंडिया वाओ, चाइना ठीक। तो हाउ डू यू कंपेयर इन डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? और इनफैक्ट आप कंट्री के अंदर ही जैसे देखोगे तो स्टेट्स है, कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स है, तो आप बोलते हैं कि कुछ स्टेट्स डेवलप्ड है, वाओ, कुछ स्टेट्स डेवलप नहीं है, ठीक। तो आप कंट्रीज को और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करोगे? देखो, इंडिविजुअल को तो आप कंपेयर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पैसा कमाता है। कोई कंट्री पैसा कमाती, कभी देखा कि टिफिन लेके जा रहा है, इंडिया जा रहा है नौकरी पे, शाम के लौट के आया इंडिया नौकरी से, ठीक है। या फिर ये देखो, ये मजदूरी पे जा रहा है पाकिस्तान, लौट के आया, नहीं ना। कंट्रीज कभी भी काम करने नहीं जाती है। तो आप लेकिन कंट्रीज को कंपेयर करोगे अगर, तो कैसे करोगे? तो कंट्रीज को कंपेयर करने, और कंपैरिजन में भी एक मजेदार चीज बताता हूं मैं तुम्हें कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर पीपल ऑन अ कॉमन क्राइटेरिया। एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, कहानी सुनाता हूं। जैसे आपके स्कूल में क्या हुआ, मान लो कबड्डी का मैच होना है, तो अब आपके स्कूल में कबड्डी का मैच होना है, पीटी वाले सर पहुंच गए सीटी बजाते बजाते कि बॉयज बॉयज। अब उन्होंने क्या करा कि क्लास का टॉपर कौन है, और क्लास के टॉपर को वो बेचारा आया चश्मा सीधा करते करते, यस सर, यस सर। तो क्लास के टॉपर को कबड्डी वाले सर ने बोला चलो कबड्डी खेलना। तो आप टॉपर बच्चे से ये एक्सपेक्ट करो कि वो हर चीज कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर आप सिर्फ इस क्राइटेरिया पे ये कंपेयर करो कि जो पढ़ने में अच्छा वो हर चीज में अच्छा होगा, तो ये भी सही नहीं है,
ठीक है, तो आप कंट्रीज को कंपेयर कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि कोई कंट्री बोल सकती है कि हमारे लिए हम डेवलप्ड हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लोग चांद तक पहुंच गए। दूसरी कंट्री बोलते हैं कि हम डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि हमारे लोग तो तारों के नीचे से कश्मीर में घुस जाते हैं, तो हमारे लिए तो वही डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट भी क्या है? डेवलपमेंट भी बहुत सब्जेक्टिव चीज है। हर कंट्री को आप एक पैरामीटर पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको जब कबड्डी की टीम बनाना है तो आपको क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा, ठीक है? क्राइटेरिया क्या बदलना पड़ेगा? तब आपको देखना पड़ेगा कि हष्ट पुष्ट गबरू जवान कौन है, उनको लाओ कबड्डी की टीम के लिए। अब वही क्विज कंपटीशन करवाना है तो हष्ट पुष्ट गबरू जवान वहां मुस्कुराते रहेंगे, ही क्वेश्चन एक नहीं बनेंगे उनसे। तो आपको अगर कंपेयर करना है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको कंपैरिजन के क्राइटेरियाज बदलना पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप कंट्रीज को कैसे कंपेयर करोगे? जैसे भूटान ये बोलता है कि उसके यहां लोग खुश है, मतलब वो डेवलप्ड है, लेकिन सिर्फ खुश रह लेने से विकास थोड़ी ना हो जाता है। तो एक कोई कॉमन क्राइटेरिया तो निकालना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो इसीलिए इनकम को एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है कि इनकम की मदद से आप कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन वन क्राइटेरिया, बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, शेक बना दिया मैंने, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, इनकम जो है ना, तो फॉर कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन इनकम इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। इनकम को आप इंपॉर्टेंट मानते हो, ठीक है? फॉर कंपैरिजन इनकम इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है? इनकम की मदद से चीजों को कंपेयर किया जाता है। क्लियर हुआ? बताओ यहां तक। क्लास 9 के नोट्स बेटा ऐप पर गए हैं, तुम देखो जरा जाके, बताओ। डांस करके दिखा दो, अभी नाचूंगा। हर्ष, हाय हर्ष। क्या मोस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू होते हैं? ना, ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड तरीके से पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिमाग में बैठा के रखना होगा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड आएंगे, टर्न आएंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? तो अब आप ये बताओ कि कंट्री की इनकम क्या होती है? भाई कंट्री थोड़ी ना जाती है टिफिन लेके काम करने। तो कंट्री की इनकम होगी इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स। जैसे भारत की इनकम क्या है? तो जैसे एक बोल देंगे ना कि तुम्हारे घर में कितना पैसा है, तो तुम्हारा घर थोड़ी ना जाता है कि चलो आज घर उठ के जा रहा है कि काम पे जाते हैं। घर के लोग काम पे जाते हैं ना, कि पापा काम पे जा रहे हैं, चाचू काम पे जा रहे हैं, बड़े पापा काम पे जा रहे हैं, दादाजी काम पे जा रही है, मम्मी काम पे जा रही है, दादी काम पे जा रही है। तो उनकी जो इनकम होगी वो आपके घर की इनकम होगी, है ना? उनकी ही इनकम आपके घर की इनकम होगी। तो वैसे ही अगर हम कंट्री की इनकम की बात करें, कंट्री की इनकम से अपन कंपेयर कर सकते हैं कौन सी कंट्री अमीर है, कौन सी कंट्री गरीब है। कौन सी कंट्री अमीर होगी वो डेवलप्ड कहलाएगी, जो अमीर नहीं होगी वो लेस डेवलप कहलाएगी, है ना? तो कंट्री की इनकम को टोटल इनकम कहते हैं। और टोटल इनकम क्या होगी? इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है जो मैंने लगाया है। क्या है क्वेश्चन मार्क? कि भाई साहब स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, स्विट्जरलैंड में कम लोग रहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कम है वहां की। तो ऑब्वियस है कि वहां की कम पॉपुलेशन है, तो सबकी इनकम जोड़ के आप टोटल इनकम बनाते हो कंट्री की। तो अब वहां पे लोग ही कम है, तो वहां की इनकम ऑब्वियसली कम रहना है। अब अगर वही इंडिया देखोगे तो इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो सबकी इनकम जोड़ोगे तो ऑब्वियसली बड़ी इनकम आना है। तो अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम की एक लिमिटेशन है। क्या है टोटल इनकम की लिमिटेशन? टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इसकी एक लिमिटेशन है। और क्या है लिमिटेशन? कि टोटल इनकम डिपेंड्स ऑन दी, समझ में आ रहा है ना, डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। टोटल इनकम कंट्री के पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करेगी। अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि वहां पे, जैसे ऐसा है ना, सिंपल है, चलो भैया पैसा कॉन्ट्री करेंगे और पार्टी करेंगे। अगर मान लो एक पार्टी में 100 लोग आए और 100 लोग ने अगर 10-10 रुपए भी मिलाए तो 1000 रुपए हो गया। और एक पार्टी में 5 ही लोग आए लेकिन उन्होंने अगर 50-50 रुपए भी मिलाए तो कितना हो गया? 250 रुपए हो गया। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि इनकी पार्टी के तो 1000 रुपए इकट्ठे हुए, लेकिन 1000 रुपए में आपको 100 लोगों को पार्टी करवाना पड़ेगी। और यहां क्या है? 250 रुपए ही इकट्ठे हुए लेकिन 5 लोगों को पार्टी करवाना होगी। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन से टोटल इनकम इन्फ्लुएंस हो जाएगी, लेकिन टोटल इनकम एक्चुअली डिपेंड करती है किस पे? आपको ये देखना है कि पर पर्सन कितना डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। तो इसीलिए आप कंपैरिजन करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते हो इंडिया और स्विट्जरलैंड को कंपेयर कर दोगे, बोल दोगे कि इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि इंडिया की जीडीपी ज्यादा है।
लेकिन आप देखो कि स्विट्जरलैंड में कम लोगों में भी उनने बहुत पैसा कमा लिया है, और इंडिया में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हमने उतना पैसा नहीं कमाया कि हम एवरेज आउट जब करें तो स्विट्जरलैंड के बराबर आ पाए। तो इसीलिए कंपैरिजन के लिए आप टोटल इनकम का यूज ना करते हुए एवरेज इनकम का यूज करते हो। एवरेज इनकम को ही क्या कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। समझ में आया? पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? तो जब आप क्या करोगे, जब आप टोटल इनकम को डिवाइड कर दोगे बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। सिंपल चीज है कि अगर मान लो एक कंट्री की इनकम है 1000 रुपए और वहां कंट्री में कमाने वाले अगर 100 लोग हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 रुपए जो है, 10 रुपए क्या हो गया, 10 रुपीज वहां की एवरेज इनकम हो जाएगी, 10 रुपये वहां के एवरेज इनकम हो जाएगी। समझ में आया? कितना लोगों को ये सटीक तरह से समझ में आ गया? एकदम सटीक तरह से। जल्दी बताओ। एनसीईआरटी में अलग डेटा है बेटा, पुराना है, एआई है, एआई तुम्हारी एनसीईआरटी पुरानी है। नई एनसीईआरटी में डेटा एग्जैक्ट ये दिया गया है। अब देखो यहां एक मजेदार चीज है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। मैंने बताया आपको कंट्रीज या स्टेट्स को कैसे कंपेयर करोगे, आप टोटल इनकम से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशन है, इसीलिए आप एवरेज इनकम से कंपेयर करते हो। एवरेज इनकम मतलब क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो आपको ये मिलेगा पर कैपिटा या फिर एवरेज इनकम कितनी जा रही है, ये आपको मिल गया। अब यहां से आगे बढ़े ना कि इस एवरेज इनकम में भी एक समस्या है। छोटू भैया वाली कहानी कितने बच्चों को सुनना है बताओ जरा चैट में। एवरेज इनकम जो है, तो एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन इज दैट इट हाइड्स डिस्पैरिटी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यहां देखो मजा आएगा। एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन है। व्हाई एवरेजेस? देखो एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन, कंपेयर कर लोगे आप एवरेज से, कि जैसे हम बोल देते कि एवरेज इंडिया में व्यक्ति इतना रुपए कमाता है, मान लो एवरेज, हमने क्या कह दिया, एवरेज इंडिया में आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है उदाहरण के तौर पे। लेकिन एवरेजेस डज नॉट मीन्स रियलिटी, एवरेजेस हाइड्स डिस्पैरिटी। छोटू भैया की कहानी कितने बच्चों को सुनना है बताओ? आ जाओ, छोटू भैया की कहानी सुनाता हूं मैं। क्या होता भैया, एक फैमिली थी, ठीक है, एक फैमिली थी, एक फैमिली में पापा जो थे, तो एक फैमिली थी, उस फैमिली में क्या है कि पापा की हाइट थी 6 फीट, मम्मी की हाइट भी 6 फीट थी, बड़े भैया की हाइट भी 6 फीट थी, ठीक है, बड़े भैया की हाइट भी 6 फीट थी। एक छोटू भैया भी थे, ठीक है, एक छोटू भैया भी थे जो 10th क्लास में थे ना, जैसे तुम्हारी फैमिली में छोटू भैया है, तो छोटू भैया की हाइट लेकिन थी 4 फीट, ठीक है, छोटू भैया की हाइट थी 4 फीट। अब क्या हुआ, एक नदी बह के जा रही थी। अब एक नदी बह के जा रही थी, तो इन्होंने देखा कि अपने को नदी पार करना है, तो उन्होंने क्या बोला कि नदी पार करने के लिए अपन क्या करते हैं ना, नदी की डेप्थ देखते हैं। नदी की डेप्थ देखी उन्होंने, तो नदी की डेप्थ उनको पता चली 5 फीट है, ठीक है, नदी की डेप्थ उन्होंने देखी कि 5 फीट, मतलब एक बार रुक जाओ जरा, गणित कर लें, गणित हो जाता है, 6 12 6 18, 18 4 22, ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय कितना कर दे 4, 22 डिवाइडेड बाय 4 अगर होता है तो कितना आ रहा है, 5 पॉइंट, कितना आ रहा है दोस्त, 5.2, हाँ 5.2 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा ना, 5.5, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो उन्होंने देखा कि नदी की जो डेप्थ है, तो नदी की डेप्थ कितनी है, नदी की डेप्थ है, नदी की डेप्थ 5 फीट थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये नदी की डेप्थ 5 फीट थी, कुछ तो कहानी में गड़बड़ हो गया यार मैथ्स में। तो अब उन्होंने ये देखा कि अपनी हाइट कितनी है सबकी, ठीक है, छोटू भैया की हाइट भी उन्होंने, मान लो छोटू भैया की हाइट उन्होंने क्या बोल दी, 4 फीट नहीं है, छोटू भैया की हाइट 5 फीट है, ठीक है, छोटू भैया की हाइट 5 फीट है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि अब अगर अपन देखें तो एवरेज हाइट आ रही है कितनी, एवरेज हाइट आ रही है, जैसे उन्होंने जोड़ने के बाद में उनको पता लगा कि 5 पॉइंट कुछ आ रही है हाइट, है ना, 5 पॉइंट कुछ आ रही है, 5.5 से थोड़ी सी ज्यादा। तो उन्होंने अभी भी गड़बड़ हो जाएगा, इनकी हाइट सबके अपन कितनी कर देते हैं ना, 7 फीट कर देते हैं। तो 7 7 7 कितना हो गया, 7 7 14 7 21, और छोटू भैया की कर दें कितनी, यार कुछ तो गणित गड़बड़ हो गया मेरा, रुक जाओ, 6.5 करते हैं, 6.5 करते हैं, 6.5 है ना। एग्जाम्पल समझना। तो इन्होंने क्या करा कि तीनों की हाइट, चारों की हाइट प्लस कर ली, चारों की हाइट प्लस करने के बाद उनको लग रहा है कि चारों की हाइट प्लस करने के बाद में एवरेज हाइट जो आ रही है, तो एवरेज हाइट जो आ रही है, तो वो एवरेज हाइट उनको ऐसा लगा कि हमारी सबकी एवरेज हाइट मिला के 5.5 आ रही है। हाँ सही था, सब कुछ गणित सही था। जैसे उन्होंने एवरेज हाइट देखी अपनी, तो एवरेज हाइट आ रही 5.5,
अब उन्होंने बोला कि एवरेज हाइट तो 5.5 आ रही है और नदी की डेप्थ तो 5 फीट ही है ना। अगर ये मान लो 6 ही है, 6 और ये 4, वही तो 7 फीट में तो राक्षस हो जाते। तो 6 और ये 4 फीट है, लेकिन जब उन्होंने चारों की हाइट मिलाई, हाइट निकालने का जब एवरेज निकाला तो एवरेज निकालने पर उनका 5.5 आ रहा था। तो उन्होंने बोला नदी की डेप्थ तो 5 फीट ही है, ठीक है, नदी की डेप्थ तो 5 फीट ही है। तो इसी के चलते क्या होता है, उन्होंने बोला कि जब एवरेज अपनी हाइट आ रही है 5.5, तो मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी निकल जाओगे, तुम भी निकल जाओगे और तुम भी निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो एवरेज हाइट को कंसीडर करके चल रहे थे कि एवरेज हाइट जब 5.5 आई है तो नदी की डेप्थ तो 5 फीट ही है, निकल जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले पापा गए, पापा पार हो गए, मम्मी गई, मम्मी पार हो गई, बड़े भैया गए, पार हो गए। छोटे भैया से बोला मैथ्स पे विश्वास रखो, जैसे तुम्हारे शोभित भैया बुलवाते हैं ना कि मैथ्स पे विश्वास रखो, तो उन्होंने बोला कि मैथ्स पे विश्वास रखो, एवरेज हाइट अपनी 5.5 आ रही है, नदी की डेप्थ तो बच्चे 5 ही फीट है, तुम तो निकल के आओ। और छोटू भैया जब उतरे ना नदी में, तो धीरे धीरे पैर से जब पानी बढ़ता चले गया तो 4 फीट में बह गए छोटू भैया, ठीक है, छोटू भैया 4 फीट में बह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एवरेजेस पे विश्वास कर लिया कि एवरेजेस जो है वो रियलिटी होगी। तो एवरेजेस कभी भी रियलिटी नहीं होते हैं। सिंपल चीज वैसे ही समझना कि जैसे अगर हम देखें तो क्या होता है, कंट्री विथ नो रिच नो पुअर। तो अगर मान लो कि एक कंट्री में क्या है, एक कंट्री में 4 चेयर है, एक तरह से ऐसा कह लो, और एक कंट्री में क्या है, 4 चेयर इक्वली सबके बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो वो इस तरह से एवरेज इनकम ऐसी दिखाएगी, ठीक है। एवरेज इनकम कैसी दिखाएगी कि अगर मान लो 1000 रुपए टोटल इनकम है और कमाने वाले 5 लोग हैं, तो 200 रुपए सबको कमाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि 1000 रुपए टोटल इनकम हो, लेकिन एक व्यक्ति 800 रुपए कमा रहा है और बाकी के 4 व्यक्ति 50-50 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो सबके 200 दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि ये तो आइडियल सिचुएशन है कि एवरेज में ऐसा होना चाहिए, बट कभी कभी रियलिटी क्या होती है कि आप देखने को मिल रहा है रियलिटी जो है तो एक सेक्शन के पास बहुत ज्यादा होता है, दूसरे सेक्शन के पास बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसका एवरेज निकालोगे ना तो एवरेज निकालने पे ऐसी ही सिचुएशन बनेगी। समझ में आ रहा है? तो एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन, एवरेजेस कंपैरिजन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन एवरेजेस हमेशा क्या करते हैं, रियलिटी को छुपा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? छोटू भैया रेस्ट इन पीस हो गए। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाओगे? यस यस यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। ऐप पे पीडीएफ दिखेगा बेटा, ऐप पे पीडीएफ दिखेगा। तो यहां पे वही बताया गया है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम जो है इट हाइड्स डिस्पैरिटी। ग्राउंड रियलिटी अलग होती है एवरेज इनकम से। एवरेज इनकम आपको एक ओवरऑल एवरेज फॉर कंपैरिजन देता है, बट दैट डज नॉट मीन कि रियली इनकम वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अमीर जो होता है उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि कंट्री का एवरेज इनकम, जैसे मान लो क्या है, फॉर एग्जांपल 2023 में पर कैपिटा इनकम जिन कंट्री की $$ 63,400 से ज्यादा है वो हाई इनकम कंट्रीज कहलाते हैं। तो अगर मान लो यूएसए में सबकी इनकम 63,400 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, सबकी का मतलब ये कि एलोन मस्क जो है उसकी भी इनकम इतनी ही है। लेकिन रियलिटी क्या है कि एलोन मस्क की इनकम कई गुना ज्यादा है इससे। लेकिन एवरेज इनकम में एलोन मस्क और आपके बाजू वाले अंकल सबकी इनकम बराबर ही होगी अगर आप यूएसए में रह रहे हो तो। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि रियलिटी में डिस्पैरिटीज होती है, अनइवन इनकम देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो दोज बिलो द इनकम ऑफ $2,400 उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है। यूएस में जैसे इंडिया में जैसे क्या है, एवरेज इनकम $10,030, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंबानी भी $10,030 ही कमाता है। हो सकता है वो मिनट के $10,030 कमा रहा हो, ठीक है। तो एवरेजेस जो है दे आर गुड फॉर कंपैरिजन, बट दे हाइड डिस्पैरिटी, वो रियलिटी नहीं बताते आपको। समझ में आया? चलो अब जैसे अपन देखिए तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक जो है इनकम के बेसिस पे क्या करता है, कंट्रीज को कंपेयर करता है। तो अब आपको बताना है कि द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई जाती है, किस बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ये बताना है आपको। बताओ किस बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है? पर कैपिटा इनकम, हेल्थ सर्विसेज, लिटरेसी, फ्रीडम, बताओ किस बेसिस पर बनाई जाती है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? जल्दी समझ में आ गया ना एवरेज इनकम वाला सिस्टम?
क्लियर हुआ? 3, 2, 1 टाइम अप। इनकम के बेसिस पे कंपेयर करता है, पर कैपिटा इनकम। इनकम के बेसिस पे कंपेरिजन होता है पर कैपिटा इनकम। अब जैसे अपन ने इंडिविजुअल्स के केस में देखा था, क्या देखा था कि देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, है ना? वैसे ही कंट्रीज को आप कंपेयर करते हो इनकम के बेसिस पे, लेकिन सिर्फ इनकम पालने से कंट्री डेवलप नहीं होता है। पानी पिला दो यार दोस्त, ठीक है? लेकिन सिर्फ इनकम पालने से कंट्री डेवलप नहीं होता है। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, देखो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, इन कंट्रीज में इनकम बहुत है, पैसा है खूब, शेख कम टू दुबई हबीबी, जो भी है, ठीक है? तो उन लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा पा लेने से वो देश विकसित हो गए? नहीं, सिर्फ पैसा पा लेने से वो देश विकसित नहीं हुए, है ना? सिर्फ इनकम पा लेने से वो देश विकसित नहीं हुए। इनकम इज नॉट दी ओनली फैक्टर जो क्या कर रहा है, उनको डेवलपमेंट दिलवा रहा है। इनकम के अलावा भी आपको समझना होगा दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट इंश्योर नहीं किया जा सकता है। यह चीज समझ में आई? सिर्फ इनकम से डेवलपमेंट इंश्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकम तो बहुत सारे देशों में है, लेकिन इनकम से डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे अपने इंडिविजुअल्स के गोल इनकम के अलावा भी दूसरे होते हैं, तो जब आप कंट्रीज को कंपेयर करोगे तो देयर आर क्राइटेरियाज अदर देन इनकम। इनकम के अलावा भी आप दूसरे क्राइटेरियाज को कंसीडर करते हो, ठीक है? तो बिसाइड्स इनकम देयर आर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर नेशन। तो उसका एग्जांपल आपको दिया गया है कंट्री के अंदर ही 3 स्टेट्स को कंपेयर करके, और अगर कंट्रीज को कंपेयर करना तो वो भी बता सकता हूं। जैसे पैसा कह सकते हैं कि भूटान में पैसा कम है, लेकिन भूटान में लोग खुश हैं, तो खुश हैं तो इस कारण वो लोग अपने आप को ज्यादा डेवलप्ड मानते हैं। तो वही कि इनकम एक क्राइटेरिया है। वर्ल्ड बैंक जो है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करता है, लेकिन देयर आर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो टू कंपेयर कंट्रीज। और वो जो अदर क्राइटेरियाज है कंट्रीज को कंपेयर करने के, वो अदर क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं? वो अदर क्राइटेरियाज हो सकते हैं जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी और नेट अटेंडेंस, ये नेट अटेंडेंस और लिटरेसी ये क्या दर्शाते हैं? एजुकेशन को दर्शाते हैं, है ना? ये एजुकेशन को दर्शाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है? हेल्थ को दर्शाता है। घबराओ नहीं, अभी एक एक शब्द समझाऊंगा मैं आपको। तो देखो क्या हो रहा है कि 3 राज्य लेते हैं अपन। एक राज्य लिया अपन ने, कौन सा? एक राज्य लिया अपन ने हरियाणा, एक केरला और एक बिहार। अब हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है ना बाबू, वो कितनी है? देखो 2021-22 के हिसाब से ये डेटा। हाँ सुनो, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा। ये तय है, तुम आज लिख के ले लो। कब देना है एग्जाम तुम्हें? 7 मार्च को। आज क्या है? 2 दिसंबर। 3 महीने से भी ज्यादा समय है, और 3 महीने से ज्यादा समय उसके पहले बोल दे रहा हूं। 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा अगर एग्जाम में चार्ट वाले ऐसे क्वेश्चन से ना आ जाए, और वो चैप्टर 1 डेवलपमेंट का होगा, या फिर सिविक्स का एक आधा चैप्टर होगा, पॉलिटिकल पार्टीज वाला, जेंडर रीजन कास्ट वाला, ये चैप्टर होंगे। इन चैप्टर में से तय है कि एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में 1 नंबर का आएगा। 3 महीने पहले बता रहा हूं मैं, 3 महीने पहले, ठीक है? लीकरी कहंदे तो 3 महीने पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें कि एक क्वेश्चन टेबल बेस्ड क्वेश्चन पे जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, आपको सिर्फ समझना होता है कि डेटा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन बड़ा आसान रहते हैं, आपको सिर्फ समझना होता है। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो अब जैसे यहां पे बताया गया क्या कि हरियाणा है, केरला है, बिहार है। हरियाणा, केरला, बिहार जो है तो तीनों स्टेट्स का यहां पे आपको क्या दिया गया है? हरियाणा में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,64,000 रुपए एक व्यक्ति की। केरला में 2,23,000, 34,000 रुपए। बिहार में 47,000 रुपए। अब जैसे अगर अपन देखें यहां पे, तो वो पर कैपिटा इनकम जो है, वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो आइडियली फर्स्ट ट्रॉफी किसको दे देना चाहिए? हरियाणा को दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर हम देखें कि उन स्टेट्स में क्या हो रहा है ना, जैसे हरियाणा, केरला, बिहार की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाएगा, लिटरेसी रेट देखा जाएगा और नेट अटेंडेंस रेशियो देखा जाएगा। अब ये तीनों चीज है क्या? तो एग्जाम में शॉर्ट डिफाइन टाइप क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब, इन्फेंट मतलब बच्चे छोटे क्या करके जो रोते हैं ना, 1 साल से छोटे वाले, तो the number of children dying before the completion of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। 1 साल में 1000 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, तो वो 1000 बच्चे अपना 1 साल पूरा करने से पहले उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? उससे आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चलता है, ठीक है? उससे आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब सिंपल कि
आउट ऑफ द टोटल प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स चिल्ड्रन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, कितने बच्चे एक साल से पहले मृत्यु हो गई। तो जैसे आप देखिए हरियाणा में 1000 में से 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बिहार में 27 बच्चों की और केरला में मात्र 6। तो 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन बच्चे नहीं मरने दूंगा। तो केरला ने क्या हो गया ना कि इनकम भले ही कम कमाई हो लेकिन केरला ने क्या कमाया है, हेल्थ कमाई है। अब अगर लिटरेसी पे आएंगे तो हरियाणा का लिटरेसी रेट 82% है लेकिन केरला का लिटरेसी रेट 94% और बिहार नीचे से टॉप पे 62% है, ठीक है। तो क्या है, 2 पैसे कम कमा लूंगा केरला बोल रहा है लेकिन शिक्षा पूरी चाहिए रहेगी, ठीक है। नेट लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी यहां डेफिनेशन लिखिए, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 और 7 से ऊपर के एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, वो लिटरेसी रेट होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर बात करें तो नेट अटेंडेंस रेशियो में क्या आ जाएगा, पर 100 पर्सन, ठीक है। पर 100 पर्सन का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां 1000 का सैंपल साइज लेके चल रहे हैं, यहां 100 का सैंपल साइज ले दिया, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 ईयर्स, ये नंबर बदलते रहते हैं, बुक में देखिएगा 15 to 17 दिया है। तो 15 से 17 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप हु आर अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। 15 से 17 साल के एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, तो उससे आपको नेट अटेंडेंस रेशियो मिलता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये हेल्थ को दर्शा रहे हैं, ये एजुकेशन को दर्शा रहे हैं। तो हो सकता है कि केरला में 2 पैसा कम कमा रहा हो व्यक्ति, इनकम कम है केरला की हरियाणा के कंपैरिजन में, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के मामले में केरला जो है बेहतर है। जैसे केरला में 94% बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ दी टोटल स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17, लेकिन हरियाणा में 73 ही जा रहे हैं। 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन बच्चे ज्यादा स्कूल पहुंचाऊंगा, केरला का ये कहना है। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में सिंपल चीज है, ये पूरा एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो ऑन दी फेस ऑफ इट पैसे के हिसाब से तो हरियाणा में ऐसा लग रहा है HR गाड़ी हरियाणा की वो वाला सिस्टम लग रहा है कि बदमाशा के 76 लेकिन डेवलपमेंट के मामले में अगर आप देखोगे तो भले ही ज्यादा पैसा हरियाणा में हो बट डेवलपमेंट जो है केरला में ज्यादा होगा क्योंकि केरला इज परफॉर्मिंग बेटर ऑन अदर क्राइटेरिया सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि वाई इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया? कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आया? बताओ। हाँ, देखो ब्रह्मास्त्र में बोल रहा हूं, ब्रह्मास्त्र हमने यहां से छोड़ दिया है, वो ब्रह्मास्त्र उड़ता उड़ता आ रहा होगा, चिंता ना करो, ठीक है। जिन बच्चों ने गलत एड्रेस वगैरह कुछ भरा था ना उनकी डिलीवरी में दिक्कत आई है, बहुत सारे बच्चों को पहुंच गया है और चिंता ना करो अभी आपके घर पहुंच जाएगा क्योंकि ब्रह्मास्त्र का स्टेप वाइज प्लान है ना। तो जैसे जब अभी आज की क्लास में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं है, जब आपके 8-10 क्लासेस हो जाएंगे तब आपको पहला सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करना होगा ब्रह्मास्त्र का, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो डेटा जो है ना, तो जब आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे दिया करूंगा, ये डेफिनेशन ध्यान रखना। क्लियर हुआ? Which one of the following definition is most suitable for literacy rate? The proportion of literate population in the 7 years and above. In the age group of 7 years and above, ये आपको बताता कि कितने बच्चे जो है वो लिटरेट है, ठीक है, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। चलो क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया ना? तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जैसे अपन ने देखा इंडिविजुअल्स के लिए गोल्स अदर देन इनकम होते हैं, मिक्स ऑफ गोल, तो वैसे आप कंट्रीज को कंपेयर करोगे तो इनकम तो एक क्राइटेरिया है लेकिन इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? आ जाओ। अब क्या है ना, जैसे अब देखें अपन की ये जो बात हुई, अगला टॉपिक ये आता है आपका पब्लिक फैसिलिटीज। ये जो बात हुई किस चीज की कि इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ना। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंपॉर्टेंट। क्लास कब खत्म होगी? अबे पढ़ ले चुपचाप, चैप्टर खत्म होगा जब क्लास खत्म होगी। फिर हरियाणा में ज्यादा पैसा क्यों है? HR नंबर हरियाणा के बदमाशा। हरियाणा में ज्यादा पैसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस कंट्री है ना वहाँ। हरियाणा जो एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस कंट्री है, स्टेट है, एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस स्टेट है, ठीक है। जैसे हरियाणा में गुड़गांव आता है तो गुड़गांव
में आईटी सेक्टर है बहुत ज्यादा, फाइन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं रहेंगे मेरे लाल, ओमे सारे लेक्चर्स जो रहेंगे लाइव रहेंगे, लाइव क्लास है तभी तो तुमसे पैसा ले रहे हैं, रिकॉर्डेड में तो क्या ही करते हैं, रिकॉर्ड कर करके तो यूट्यूब पे पढ़ाई रखा है ना तुम्हें हमने, तुम्हारा डाउट ऐसी तो उठाएंगे। क्लियर हो गया? नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पर। पुरानी बुक में किसी के पंजाब लिखा होगा, ठीक है, तो पुरानी बुक नहीं। एक बच्चा लिख रहा है सर डिटेक्टिव ब्रह्मास्त्र आया है। डिटेक्टिव ब्रह्मास्त्र और क्या होता है भाई, हमने तो ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है। डिफेक्टिव कहना चाह रहे हो क्या? क्या डिफेक्ट है? ब्रह्मास्त्र तो मिल गया सर पर कीचेन नहीं मिला है। और एक बार आप क्या है ना वो भी देख सकते हो क्या, हाँ, अगर आपका मान लो इनकेस लेक्चर कोई मिस हो रहा है ना तो आपको वो मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नहीं दूंगा बेटा, मैं करंट ईयर क्वेश्चन दूंगा जो आपके इस साल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का तुम्हें फिर से 10वीं रिपीट कर रहे हैं क्या? आगे नहीं बढ़ना है क्या जीवन में? चलो ये जो बोल रहा है मेरे पास 2 आए हैं तो बेटा अपने दोस्त को दे देना एक। चलो पब्लिक फैसिलिटीज की अगर बात करें तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। आपके जेब में जो पैसा है, ठीक है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो जैसे हमने देखा कि इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें होती है जो महत्वपूर्ण होती है, तो वही यहां पे बताया गया है कि सिर्फ इनकम से आप खुश नहीं रह सकते हो, आपको खुश रहने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज की भी जरूरत होती है। और पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? बेसिकली ऑल दो सर्विसेज विच पब्लिक इन जनरल एंजॉय क्यूमुलेटिवली, ठीक है। क्यूमुलेटिवली मतलब क्या है कि इकट्ठे एक साथ जो फैसिलिटीज हम एंजॉय करते हैं उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है। इकट्ठे एक साथ फैसिलिटीज मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फैसिलिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर ऑल पीपल टू लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू पीपल आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। ये पब्लिक फैसिलिटीज की डेफिनेशन हो गई है। वो फैसिलिटीज जो पब्लिक के द्वारा एंजॉय की जाती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उनको प्रोवाइड करे अफोर्डेबल रेट पे। जैसे अब मान लो कि सरकार ने क्या करके रखा ना कि आर्मी को अपनी बॉर्डर पे खड़ी करके रखी है कि कहीं से चिंगू चाइनीज लोग ना घुस जाएं, इधर से पाकिस्तानी ना आ जाए, ठीक है। तो हमने आर्मी बनाई और आर्मी को अपन ने बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। अब ये जो आर्मी बनाई है और आर्मी को बॉर्डर पे खड़ा किया है ना, तो ये क्या है? ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। अगर आर्मी बॉर्डर पे नहीं खड़ी होती तो सबको अपने अपने घर के सामने आर्मी खड़ी करना पड़ती। कितना क्या ये इफेक्टिव रहता? बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहता, ठीक। जैसे सिंपल लेवल पे समझ लो कि क्या आप आपकी कॉलोनी में हर घर के सामने गार्ड बैठाते हो? नहीं। आप आपकी कॉलोनी में हर घर के सामने गार्ड नहीं बैठाओगे। आप क्या करोगे? आप पूरी सोसाइटी के लिए 4 गार्ड रख लोगे। 4 गार्ड जो 2 आगे के गेट पे 2 पीछे के गेट पे सीटी मारते रहेंगे, रात में घूमते रहेंगे। तो कुछ फैसिलिटीज एज अ होल ही एंजॉय की जाती है और इंडिविजुअली वो फैसिलिटीज आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं कि कोविड जब आया, तो कोविड क्यों आया? क्योंकि वो एक तरह से एपिडेमिक थी, एक महामारी थी जो फैली, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप कितने ही पैसे वाले हो, ऐसा नहीं कि बीमारी आपको नहीं लगेगी, वो क्यूमुलेटिवली ही उस बीमारी से बचा जा सकता था। सारे लोग एक साथ रह के अगर अपने अपने घर में रहेंगे, पब्लिक अगर सही तरीके से एक्ट करेगी तो उस बीमारी से आप बच जाओगे, है ना। और वो फैली भी पब्लिक के कारण ही है कि पब्लिक ने फैलाई उसको। तो जैसे हेल्थ हो गया, तो सेफ इन्वायरमेंट अगर आपको चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, बीमारियों से मुक्त आपको पर्यावरण चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पब्लिक लेवल पे काम करना होगा, पब्लिक फैसिलिटीज के लेवल पे काम करना होगा। तो जैसे क्लीन एयर या फिर डिसीज फ्री इन्वायरमेंट, तो दीज आर सम टाइप ऑफ फैसिलिटीज विच कैन बी एंजॉयड ओनली एज अ होल। आप पूरी एक साथ एंजॉय कर सकते हो, तो वो पब्लिक फैसिलिटीज होती है। जैसे हेल्थ हो गया, तो गवर्नमेंट क्या है ना, अब ऐसा नहीं कि आपके लिए अकेले के लिए हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल एक बना हुआ है जिसमें मल्टीपल लोग अपना इलाज करा पाएंगे। तो हेल्थ एज अ फैसिलिटी आप पब्लिक फैसिलिटी के फॉर्म में एंजॉय कर सकते हो। एजुकेशन, ऐसा नहीं है आपके अकेले के लिए स्कूल बनाया जाएगा कि आप अकेले क्लास में बैठोगे, एक एक टीचर आएगा और आपको पढ़ा के जाएगा। आपके साथ और भी बच्चे बैठेंगे, तब वो एजुकेशन वाले सेगमेंट काम आ पाएगा। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हर आदमी खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार क्या करती है? कम दामों पे, 9th में भी पढ़ा पन्ने, अनाज देती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया वो, समझ में आया? तो
कुछ फैसिलिटीज सोसाइटी एज अ होल एंजॉय कर सकती है बेटर तरीके से, इन्हीं फैसिलिटीज को पब्लिक फैसिलिटीज कहा जाता है और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करे। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज। और जब अपन पढ़ ही रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, तो जैसे कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम का इस्तेमाल होता है ना, तो कभी कभी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज का भी इस्तेमाल होता है, और वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू। अब आ जाओ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। अगेन मैंने क्या बताया कि एक क्वेश्चन पक्का आना है चार्ट बेस्ड, तो जैसे एग्जाम में आया भी है, चलो अभी बताता हूं मैं तुम्हें, किधर गया, ये रहा। हाँ, तो एक ये चार्ट दिया गया आपको, एक डेटा दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है और कंट्रीज को इनकम के हिसाब से कंपेयर करता है, तो वैसे ही यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से क्या, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो रिपोर्ट निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट निकालती है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद हो गया ना अब? ठीक है, तो उस रिपोर्ट में क्या किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। तो जैसे अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, तो हम देखते हैं कि वहां के लोगों का मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। ठीक है, तो आपको स्कूलिंग से पता चल रहा है कि वहां लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि पैदा होने के बाद में कितने साल चलेगा ये प्रोडक्ट एक इंसान, तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता चलती है। तो आपने ये एजुकेशन हो गया आपका, ये हेल्थ हो गया आपका, है ना, ये आपकी इनकम हो गई, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये वो क्राइटेरियाज हैं जिन क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। अपन ने वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, तो उस डेवलपमेंट रिपोर्ट में इनकम का ही यूज किया था, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इनकम, हेल्थ और एजुकेशन का इस्तेमाल करके एक रैंकिंग बनाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। सिंपल है कि रिपोर्ट कार्ड, जैसे सबके रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से एक रैंकिंग बनती है ना, तो वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर कंट्री की रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट के हिसाब से रैंकिंग बनाई जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जैसे श्रीलंका जो है तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में 78 पोजीशन पे आता है, इंडिया वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में से 134th पोजीशन पे आता है, बांग्लादेश इंडिया से आगे 129th पोजीशन पे आता है। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया से आगे। तो ऐसे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जैसे जो जो क्राइटेरिया दिए गए ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, ये सब यहां पे नीचे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो सिंपल है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरिया यूज करता है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन, और उससे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। क्लियर हुआ? रिकॉल करवाऊंगा अभी, शांति से जरा पढ़ तो लो। चलो अब देखो, तो ये तो इस तरह से पढ़ते रहेंगे अपन क्लास में। पढ़ने के अलावा क्लास में आपको मैं अलग अलग दोस्तों से मिलवाऊंगा मेरे। जैसे दोस्त नंबर 1 हमारा कौन है पता है तुम्हें? पिकाचू ऐसे आएगा और तुम्हें बोलेगा कि दोस्तों पढ़ते रहना कंसिस्टेंसी के साथ में बस। ठीक है, तो ये पिकाचू हो गया। फिर दिगराज सर का दोस्त नागराज भी एक डाल दो तुम्हारे गले में, तो नागराज से भी मिलवाऊंगा मैं तुम्हें। फिर कभी कभी क्लास में जब तुम नहीं पढ़ोगे तो ना पढ़ने पर चिकारा भाई आएंगे कांव और तुम्हें ये याद दिलाएंगे कि पढ़ ले बेटा, तू पढ़ने के लिए बैच में आया है, समझे। और एक नया दोस्त और हमारे, क्योंकि लगातार जो बैटल सेशंस में जीते हैं, तो बैटल सेशंस में लगातार जीतने के बाद में, हाँ बोलो ना, लगातार बैटल सेशन में जीतने के बाद में जेठालाल गड़ा जो है, तो वो भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारी क्लास में बैठे रहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे दिखाऊंगा। गन का जो कलेक्शन है वो डाइवर्सिफाई हो गया, और भी नई नई गन्स ऐड हुई है उसमें। ठीक है, वो क्लासेस में आपको रिवील करी जाएगी। यहां तक समझ में आया? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में बताया गया है कि इनकम के अलावा कैसे और दूसरे क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको अपने स्टेट्स में कंपेयर करके दिखाया है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बताया गया है कि कैसे एक कंपैरिजन के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रॉपर एक क्राइटेरिया है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जाता है टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक जैसे अगर अपन देखें कि डेवलपमेंट चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, कि तो डेवलपमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, एक जो लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों जगह रिलेट होगा, कि डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कंसिडर करना होगा, समझना होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ कह देने से विकास नहीं हो जाता है। विकास जो है तो डेवलपमेंट जो है तो वो ऐसा हो कि वो लंबे समय तक चले। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि पेट्रोल वगैरह का यूज करेंगे अपन और उससे क्या गाड़ियां वगैरह चलेगी तो वो डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है ना। डेवलपमेंट के लिए पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल होना, ये सारी चीजें बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक। लेकिन वो पेट्रोल वगैरह को आप ऐसे यूज करो, ठीक है, वो पेट्रोल वगैरह को आप ऐसे यूज करो कि लंबे समय तक चलता रहे। वो पेट्रोल वगैरह को आप ऐसे यूज करो कि खत्म ना हो जाए। वो होता है सस्टेनेबिलिटी। मतलब आज जो आप विकास कर रहे हो, क्या वो विकास आप लंबे समय तक उसी तरह से करते रह सकते हो? अगर आप करते रह सकते हो तो वो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट कहलाएगा, वो कहलाएगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। समझ में आया? वो विकास अगर उसी तरह से चलता रहेगा तो वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहलाएगा। समझ में आया? क्लियर है? एक बच्चा चैट में लिखा दिगराज सर नहीं है, आतंकवादी है, वो है बहुत मारूंगा। हाँ, क्लियर हुआ? बताओ। देखो, डीटीडीसी का ऐप डाउनलोड करोगे ना आप, तो आपको जो ट्रैकिंग आईडी दी है उस ट्रैकिंग आईडी को डालोगे तो डीटी, वो जो है डीटीडीसी बोलते हैं ना उसको, हाँ, वहां पे तुम ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? बताओ। चलो, वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद इन टाइम आपके यहां आ जाएगा। अपने को पहले सैंपल पेपर, मतलब ब्रह्मास्त्र की, पहले ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी शायद। मैंने तुम्हें उस दिन टाइम टेबल बताया था 10 या 15 तारीख को, है ना? हाँ, तो अभी यू हैव सफिशिएंट टाइम। अभी पढ़ो तो सही, पहला चैप्टर चालू किया है। अब लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own need is called sustainable development, या फिर this aspect of development is known as sustainability of development। कि आज जिस तरह से विकास कर रहे हो वो ऐसा चलता रहे कि फ्यूचर नीड्स जो है ना हमारी, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। फ्यूचर नीड्स हमारी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसे कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फ्यूचर नीड्स हमारी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसे कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर देखिए ग्राउंड वाटर, तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया कि रीसेंट स्टडीज हमें बताती है कि हमने ग्राउंड वाटर को इतना ओवर यूज कर लिया है कि इतना ओवर यूज करने के चक्कर में क्या हुआ कि वाटर टेबल जो धड़ाम से नीचे गिर गया है। ठीक है, तो क्या इस तरह से अगर अपन नीचे से पानी निकालते रहेंगे तो क्या नीचे पानी, नीचे वो फुवारे लगेंगे क्या? एक दिन नीचे ग्राउंड वाटर टेबल भी खत्म हो जाएगा ना हमारा। तो वो सस्टेनेबिलिटी के सामने क्वेश्चन मार्क है कि हाउ विल वी सर्वाइव अगर हम इसी तरह से पानी, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते रहें। दूसरा यहां पे दिया है कैसा, क्रूड ऑयल का, कि जैसे आप देखेंगे पेट्रोल वगैरह जो है, तो वर्ल्ड के टोटल रिजर्व जो है ना, उसको अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के टोटल रिजर्व अभी 70 साल और चलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 10 साल और चलेंगे, और वर्ल्ड के जो रिजर्व हैं वो 47 ईयर्स और चलेंगे। और इसके बाद क्या इस्तेमाल करोगे? तो इसीलिए हमें क्लीन फ्यूल की तरफ जाना होगा, या फिर उस फ्यूल को, क्रूड ऑयल को ऐसे यूज करना होगा कि वो खत्म ना हो जाए। गॉट माय पॉइंट? बताओ। अब जैसे मैं बता रहा हूं, 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे। जैसे अभी डेटा दे दिया आपको, ये अभी पीछे ये वाला डेटा दिया है, ये वाला टेबल है ना, ये वाला टेबल दिया है। तो अब इस टेबल को जैसे अगर आप पढ़ोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर पर कैपिटा इनकम। अब इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं आपको पढ़ के जाना है, बहुत आपको दिमाग लगाना है बस। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड हाई रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सी कंट्री है जिसकी रैंक भी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है? कौन सी कंट्री बताओ जल्दी।
बॉडी मास इंडेक्स देखो क्या है, एक टॉपिक दिया गया है बुक में, तो सिंपल है कि एक पर्सन जो है, जैसे एक पर्सन आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, मेरी हाइट इन मीटर स्क्वायर एंड वेट इन केजी, तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो वेट इन केजी, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेट इन केजी इज 25, हाइट इन मीटर स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 1 ही आता है, तो इसको डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये बीएमआई बता रहा हूं मैं आपको, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, तो हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाइट इन बीएमआई मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, तो आपकी हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो वेट होता है, वेट डिवाइडेड वेट इन केजी, केजी को डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से, तो यू विल गेट अ नंबर, और जो नंबर यहां मिलेगा तो उस नंबर को, अगर जैसे यहां पे 25 आ रहा है, ठीक है, ये नंबर 25 आया ना, तो उस नंबर को आप जब क्या करते हो, उस नंबर को जब आप पाते हो तो उस नंबर की एक स्केल है, क्या स्केल है, उस नंबर की स्केल है कि पहला पॉइंट लेस देन 18, लेस देन 18 अगर हो आप, तो लेस देन 18 वालों को क्या कहलाएंगे, अंडर वेट। अगर मान लो मेरा वेट 18 रहता और मेरी हाइट 1 मीटर स्क्वायर रहती, तो मैं अंडर वेट कहलाता, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो ये 18 से 25 के बीच में आता है बीएमआई, तो फिट पर्सन है वो। और अगर मान लो किसी का वेट 40 किलो और हाइट 1 मीटर स्क्वायर, ये इतना बड़ा और 40 किलो, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, थर्ड, मोर देन 25 अगर किसी का आ रहा है, क्या कह सकते हैं, ये बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, अगर मोर देन 25 आएगा तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, ओवरवेट, ओबीस कहलाएगा या ओवरवेट, ओबीस या ओवरवेट कहलाएगा, ठीक है। ये भी एक फैक्टर होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका राइट आंसर ए है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि सिंपल है, आपको देखने को मिल रहा है, उस टेबल में भी दिया गया था आपको कि श्रीलंका होगा ये देश, कि पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, रैंकिंग भी बेहतर है, तो ये श्रीलंका है, ए है ना। वाह यार, 89% बच्चे समझदार हो गए हैं, एक क्लास में ही सीख गए हो क्या इतना सारा, सारे टॉपिक्स क्लियर है। अब देखो क्या है, अब जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो पूरे चैप्टर में कुछ कुछ कीवर्ड्स आते हैं जो सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे पर कैपिटल इनकम ने बार बार पढ़ा है चैप्टर में, तो क्या है, पर कैपिटल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज इनकम। रट लेना, गजनी की तरह लिख लेना अपने छाती पे, हाथ पे, पैर पे, सिर पे, मुंह पे, कहीं पे भी, लेकिन आपको क्या करना है कि कीवर्ड जो मैं दे रहा हूं इनको ध्यान रखना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो दिस इज अ रिपोर्ट ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक, इट इज द रिपोर्ट, इन दिस रिपोर्ट कंट्रीज आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम ऑफ इट्स सिटीजंस के पर कैपिटल इनकम के हिसाब से आप कंपेयर करते हो। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज डेवलप्ड और डेवलपिंग, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया अपन ने देख लिया था कि $10,000 जो है उससे ऊपर पे डेवलप्ड कंट्रीज वो 63,000 पे, जैसे इंडिया का $10,000 है ना, ऐसा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन, लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो जो बताया कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है 1 साल पूरा करने से पहले। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एसेंशियल फूड आइटम्स एट सब्सिडाइज्ड रेट, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब कि सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन शॉप्स वगैरह चलाए गए। तो इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे लिटरेसी रेट है, तो 7 और 7 से अबव की एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितना लाइफ एक्सपेक्ट किया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, तो नेट अटेंडेंस रेशियो जैसे अभी क्या हो गया, 15 से 17 साल है, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 ईयर्स, कितने बच्चे जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जो निकाली जाती है, जो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करती है। क्लियर हुआ, कीवर्ड्स ध्यान रहेंगे, कीवर्ड्स ध्यान रहेंगे, बताओ, इज दैट क्लियर। अरे मैं पीडीएफ दूंगा ना, कीवर्ड्स के नोट्स बना लू, क्या होता है आपको बैच के अंदर, ये जिस तरह से मैंने आज बताया, पहली क्लास फर्स्ट क्लास फ्री क्यों रखी, ताकि वो बच्चे जो अभी तक डाइसी हो रहे हैं कि क्या करेंगे बैच में, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो वो बता दिया मैंने आपको कि ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स सारे ले लेना, सारे कीवर्ड्स से आपके सारे जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं वो हो जाएंगे।
ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, इफ जीडीपी, एचडीआई, आईएमआर, लिटरेसी ऑल लुक्स गुड बट सिटीजंस हैव जीरो ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, डज दैट रिड्यूस डेवलपमेंट इवन इफ इंडिकेटर्स स्टे हाई? यस 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 यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ने शुरू ही इस लाइन के साथ किया है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो जब हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग है ना, डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है हर व्यक्ति के लिए, तो आप हो सकता है कि सारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हो। अमेरिका में भी लोग बोल सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि कंट्री अच्छा काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, तो वी आर फीलिंग लेस डेवलप्ड। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से डिससेटिस्फेक्शन अपने आप में डेवलपमेंट की सारे मायने हटा दे एक व्यक्ति के लिए, है ना। अब देखो, अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा, सुनो, आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस चैप्टर में देखो कुछ एरियाज है, गिव एग्जांपल्स एंड प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल्स देन इनकम। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर जो स्टार्टिंग का टॉपिक था ना, डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है। जैसे लैंडलेस लेबर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसको रेगुलर जॉब मिल जाए बस। रिच फार्मर का गोल क्या हो जाएगा? उसको अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए, उसकी फसलों के सही दाम मिल जाए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे कि उसको एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए, अच्छे रिसर्च प्रोग्राम्स मिल जाए, बाहर पढ़ने का मौका मिल जाए। समझ रहे हो ना? तो वो कहानी रहती है यहां पे कि गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट गोल्स देन इनकम। तो आपको बताना है कि वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, आखिरी में वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल करके कंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको हर दिन क्लास में, या फिर मान लो जैसे कोई बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन चला, तो जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन ऐसे क्वेश्चन दूंगा और हिंट दूंगा कि आंसर ऐसे ऐसे लिखना है। फिर क्या होगा, जैसे आज के क्वेश्चंस, और वो उसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? हाउ कैन इट बी यूज्ड टू कंपेयर 2 कंट्रीज? इज देयर एनी लिमिटेशन? पर कैपिटा इनकम मतलब क्या? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हाउ कैन इट बी यूज्ड टू कंपेयर 2 कंट्रीज? 2 कंट्रीज को कैसे यूज किया जा सकता है कंपेयर करने के लिए? कंट्रीज विद हायर पर कैपिटा इनकम आर मोर डेवलप्ड, कंट्रीज विद लोअर पर कैपिटा इनकम आर लेस डेवलप्ड। ठीक है, इज देयर एनी लिमिटेशन टू इट यूज? यस। क्या है कि पर कैपिटा इनकम हाइड्स डिस्पैरिटी। क्वेश्चन, सवाल देखो, मतलब माथा देखो तिलक लगाओ वाला सिस्टम है, तो जैसा सवाल पूछ रहा है वैसा जवाब देना होगा। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनडीपी, फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? ठीक है, तो किस बेसिस पर आपको ये देखने को मिल रहा है? ऑन व्हाट बेसिस इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूएनडीपी का भी एक क्राइटेरिया होता है, और एक क्राइटेरिया क्या होता है यूएनडीपी के साथ साथ में एक क्राइटेरिया होता है आपका वर्ल्ड बैंक का। तो यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया है वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से अलग कैसे है? तो यूएनडीपी के क्राइटेरिया में आप क्या देख रहे हो कि आप कंट्रीज को कंपेयर करते हो किस बेसिस पर? आप कंट्रीज को कंपेयर करते हो इनकम और हेल्थ और एजुकेशन, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन पर। लेकिन वर्ल्ड बैंक में आप इन कंट्रीज को कंपेयर करते हो सिर्फ इनकम के बेसिस पर। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ा है जिसने चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ली उसको समझ में आएगा। ये सिंपल है ना? ऐसा Consequence of environmental degradation do not respect national और state boundaries। Environmental degradation के consequences national और state boundaries की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका स्टेटमेंट जस्टिफाई आप करोगे, अगर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है तो रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे, उसका इंपैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। अब ऐसे, जैसे इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे इस तरह से मैं क्या क्वेश्चन सीधे सीधे पूछूंगा आपसे, और आपको क्या करना है, एक दिन, जैसे आज क्वेश्चन दिए मैंने चैप्टर पढ़ाने के बाद में, तो आपको ये तय करना है कि आप कल आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद में आपको ये रेडीमेड आंसर्स दूंगा मैं आपको। ठीक है, रेडीमेड आंसर्स दूंगा, और आपको इन रेडीमेड आंसर से अपने आंसर मिलाना है और चेक करना है कि आप कितना क्लोज थे, समवॉट क्लोज थे भी या नहीं थे, इस तरह से। समझ गए? नहीं समझे? बताओ जल्दी। तो दिस इज द क्राइटेरिया। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर है? बस मेरे दोस्तों, ये पैटर्न रहने वाला है कि हर दिन अपन ऐसे करेंगे। प्री बोर्ड्स और अभय को कैसे मैनेज करें? देखो, मैं आपको एक आखिरी चीज वही बता रहा हूं कि अलग अलग चीजें होंगी। क्या अलग अलग चीजें होंगी? कि आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होंगे, पर सवाल ही तो यहां पे क्या है, कंसिस्टेंट होने का है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि आज जो पढ़ाया जाएगा आपको, आज हो सकता है जैसे मान लो कि साइंस और मैथ्स की क्लास हुई, तो आप साइंस और मैथ्स की क्लास आपको करना है। अगर मान लो आज क्या होगा, एसएसटी और मैथ्स की क्लास हुई, तो आपको एसएसटी और मैथ्स की क्लास करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप में से मेजोरिटी बच्चे वो हो जिन्होंने
अभी तक फ्लो नहीं बना पाए थे, जिनका कुछ छूट गया था या फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई थी। तो अब हमें वही तो चाहिए कि अगर अभय बैच में आ गए हो और उसके बाद में एक और बैकलॉग बना लिया है, तो फिर पहले से ऑलरेडी परेशान थे, अब और परेशानी बढ़ा रहे कि सर इस बैच के भी बैकलॉग ले गए। ठीक है, बैकलॉग खत्म करने के लिए और फिर से पढ़ने के लिए एक बैच लिया था, लेकिन वो क्या है कि एक और नया बैकलॉग बन गया। तो वो नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको करना क्या है, सिंपल चीज ध्यान बता रहा हूं मैं आपको कि एक दृढ़ संकल्प लेना है। और दृढ़ संकल्प क्या है कि आज का काम आज करते चलेंगे। लाइव क्लास मिस हो रही, रात में सोने से पहले 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, वो देखना है बस। क्लास छूटे ना, बैकलॉग ना बने। अगर आपने लगातार 15 जनवरी तक आने वाले 45 दिन तक अगर ये काम कर लिया तो आपने जंग जीत गए एक तरह से। कंसिस्टेंसी अगर रख ली तो ही आधा काम खत्म हो जाएगा। समझे? क्लियर है? बताओ जल्दी। तो अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, बस मैं सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, कंसिस्टेंट रह सकते हो, डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हो, तो वेलकम टू दी जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट 500, अभी मुझे नहीं पता कि अभी ये कोड चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, लेकिन गो चेक इट आउट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं कहानी कल। और आपकी फर्स्ट फ्री क्लास होना है मैथ्स की। परसों से अपन रेगुलर क्या करेंगे, जो जो आपका टाइम टेबल आपको दिया गया है ओरिएंटेशन सेशन में, उस तरह से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, क्लियर है? चलो, गुलू गुलू करूंगा ना। समझ में आया कि नहीं चैप्टर? जरा मुझे बताओ चैट में एक बार अच्छे से। इज दैट क्लियर? प्यारे बच्चे, समझ में आया? अगर तुम्हें चैप्टर समझ में आया तो चैट सेक्शन में बता दो। ठीक है, अब अपन इसी पैटर्न में अपन क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट करने वाले होंगे। क्लियर हुआ?